हे किड्स, आपके CUET के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी और पेपर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ बच्चों से भी मेरी बात हुई थी कि उनका पेपर कैसा गया है बेसिकली। तो मैथ्स पेपर के बारे में ये सुनने को मिल रहा है कि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल था इट वाज इजी टू मीडियम, ठीक है। एंड मैक्सिमम बच्चों ने यही बोला है कि NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। आपका जो CUET का मैथ्स डोमेन का पेपर होने वाला है, अभी भी बहुत सारे बच्चों के पेपर बचे हैं, जून तक ये पेपर चलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि NCERT के लेवल के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम लेवल के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑफ कोर्स वो 5 मार्क्स 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेंदी वाले, बट 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आप क्लास 12 बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं वैसे, ठीक है। ये हुई पहली बात। तो NCERT जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, अभी फिर दोबारा कह रही हूँ कि अभी भी अगर आपका मैथ्स डोमेन का पेपर बचा है तो NCERT पे फोकस करो। NCERT के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाना, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ जो बच्चों ने बताई है वो ये है कि पेपर उन्हें लेंदी भी लगा। अब लेंदी कैसे लगेगा, पहले तो आप ये समझ लो कि आपको अटेम्प्ट कितना करना है, ठीक है। आपको 50 क्वेश्चंस में से सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप DU में एडमिशन लेना चाहते हो तो 40 में 40 भी आपको लाना पड़ सकता है अगर आपके पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ईजी है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिफ़िकल्टी लेवल NCERT लेवल से थोड़ा ज़्यादा है या फिर थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड लग रहा है अगर आपको, तो समझ जाइएगा कि ओवरऑल कट ऑफ आपका लो जाएगा, ठीक है। NTA ऐसा नहीं करेगा कि एक पेपर, मतलब जो जिन बच्चों ने 21 मई को दिया था उनका आसान पेपर है, 31 मई को दिया था उनका टफ पेपर है और दोनों की सेम रैंकिंग है, ऐसा नहीं होता है। दोनों की जनरलाइज्ड रैंकिंग बनती है और वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग बनती है, डिफ़िकल्टी लेवल परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बनती है बेसिकली, ठीक है। मतलब बाकी बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहली बात तो आप पेपर देख के घबराना मत, क्यों नो मेरा पेपर तो टफ आ गया, अब मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके लिए टफ है तो आपके बैच, आपके फेज के सारे बच्चों के लिए टफ है तो उसका जनरलाइज्ड परसेंटेज निकलेगा, परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज मैं बताई थी कि आपको पूरे पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन हो सकता है लेंदी मिलेंगे। क्वेश्चन टफ नहीं मिलेगा, लेंदी मिलेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन लेंदी भी नहीं मिलेंगे। 1 मार्क्स मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आप 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में कर लोगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको 2-3 मिनट लगाना पड़ जा रहा है या उससे भी ज़्यादा। ऐसे 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आपको क्या करना है, ABC पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले उन क्वेश्चन को करिए जो आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ रहे हो और आप धड़ाधड़ फटाफट उसको बना रहे हो, 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर ले रहे हो। फिर उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसको आपको अच्छे से आ तो रहा है पर आपको लग रहा है कि ये लेंदी जाएगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को फिर सॉल्व कर लो। और C फेज में तभी आना जब आप काउंट कर लो कि आपने 50 में से क्या 40, 38 या 36 करेक्ट कर लिए हैं। अगर 36 क्वेश्चन आप श्योर शॉर्ट हो कि भैया 36 में से 36 जो मैंने बनाए हैं उनका गलत होने का तो सवाल ही नहीं होता है, तो आप और कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आप फालतू का मत सॉल्व करके आना जिससे वो 36 जो आपने बनाए हैं उसमें 1 मार्क्स भी कम हो जाए। क्लियर है सबको। अगर आपको टाइम बहुत बचा है, आपको लग रहा है कि यार थोड़ा दिमाग लगाऊंगा बन जाएगा, तो लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम बचा है तो और करोगे भी क्या। लेकिन आंसर जब आप श्योर शॉर्ट हो जाओ कि हाँ यार मैंने सॉल्व किया और आ गया आंसर, भले 10 मिनट लगा इस क्वेश्चन को बनाने में बट मुझे एकदम लग रहा है कि ये पक्का सही आया है, तो फिर उसको मार्क कर लो, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मार्क करें जिसके लिए आप बिल्कुल श्योर हैं। अगर आप DU या फिर BHU या फिर जामिया या फिर अंबेडकर, इन सारी गुड यूनिवर्सिटीज़, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है। तो पेपर का जो लेवल है याद रखिएगा कि इजी टू मीडियम लेवल होने वाला है एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट टफ, बट हाँ लेंदी हो सकता है। एक भी क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। 60 मिनट में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा सुनने में लगता है तो कि टाइम बहुत है, बट बेसिकली
40 क्वेश्चंस तब करोगे ना जो पूरे 50 क्वेश्चंस को आप रीड करोगे। तो ये समझ के चलो कि 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 50 करोगे तब तो 40 के सही आंसर लाओगे, है ना। सॉल्व तो सबको करना पड़ेगा, फिर उसमें से चूज़ करोगे। अच्छा हाँ, जब आप आंसर मार्क करने जाओ ना तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आंसर मार्क कर दिया या फिर आप इसको बाद में रिव्यू करने के लिए छोड़ रहे हो, ठीक है। तो जिन क्वेश्चंस को आप रिव्यू करने के लिए छोड़ना चाहते हो उसमें ऐसे लगा देना, वहाँ एक ऑप्शन आता है कि रिव्यू करना चाहता हूँ मैं इसको बाद में, तो उस ऑप्शन का प्रॉपर यूज़ करिएगा। और ABC फेज़ में अपना पेपर अटेम्प्ट करना कि पहले जो आ रहा है फटाफट कर लिया, फिर जिसमें टाइम लग रहा है बट अच्छे से आता है वो कर लिया, उसके बाद ही वो क्वेश्चन करना जो आपको लग रहा है कि और टाइम लगाऊंगा तो बन जाएगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है हमें। 35 to 36 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कम से कम। उससे ज़्यादा कर लो तो अच्छा है, उससे कम करके आओगे ना फिर ऑफ कोर्स यू विल गेट कॉलेजेस, बट जो टॉप के अच्छे कॉलेजेस है वो आप मिस आउट कर जाओगे, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात की फेज़ 1 में और फेज़ 2 में ऑब्जर्व किया गया है कि केस स्टडी के क्वेश्चंस नहीं आए हैं मैथ्स पेपर में, सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चंस आए हैं। तो ये भी अच्छी बात है। हो सकता है कुछ बच्चों को केस स्टडी क्वेश्चंस अच्छे लगते हों, बट ठीक है, मतलब केस स्टडी नहीं आया है सिमिलर टाइप के, पूरी केस की आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। NCERT को ज़रूर अच्छे से कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।